गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, लेवल 3 का ये प्रोग्राम है ना। आप लोग यूपी टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस, नेट, इंग्लिश लिटरेचर से जुड़े हुए जितने भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, ये आप लोगों के लिए, जैसे कि मैंने बता रखा है कि ये लेवल 3 का प्रोग्राम है। आप लोगों का लेवल 3 का मतलब कि आपकी तैयारी अंतिम चरण में है जी, राइट। अर्थात कि आप लोग एमसीक्यू जी हल कर रहे हैं। ये देखिए, ये इंग्लिश लिटरेरी फॉर्म्स और टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप लोग इन्हें हल कीजिए जी, राइट, मेरे साथ, ठीक है ना। तो क्वेश्चन की एक लंबी श्रृंखला है, आप लोग पेशेंस के साथ समझिए, हल करिए इसे, राइट। आगे हम लोग ध्यान देते हैं। चलिए, ये रहा आप लोगों के सामने जी पहला प्रश्न, यानी क्वेश्चन जो है ये आपका फर्स्ट है जी। ओके, बताइए, आप लोग बताते रहिए, हम फटाफट एक एक प्रश्न आपके सामने लाते जा रहे हैं। देखिए जी, द ब्लूम्सबरी ग्रुप इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बताइए किसका एग्जाम्पल है। एन इंग्लिश एसोसिएशन का, एन इंग्लिश कोटरी, एन अमेरिकन ग्रुप, अ ग्रुप ऑफ पोएट्स, है ना। तो इसमें जो सही जवाब है जी वो एन इंग्लिश कोटरी। कोटरी का मतलब ही होता है जी मंडली, है ना। ओके, तो आप इस बात को समझ गए। ओके, चलिए दूसरा बताते हैं हम लोग। तो इसका आपको ये बात याद रखना है, ब्लूम्सबरी जो ग्रुप है वो सीधे तौर से इंग्लैंड और इंग्लिश पोएट से जुड़ा हुआ जी मामला है, ठीक है। ओके, आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। दिस इज द टर्म विच वाज यूज्ड बाय अ मेटाफर फॉर ओवर elaborate style in Elizabethan times. Its original meaning is cotton stuffing. This term is, बताइए क्या है। ओके, यूफिमिज्म, बॉम्बास्ट, स्पॉन्नेस, बेथॉस। ओके, सही जवाब आपका है जी बॉम्बास्ट। ओके, अब आपने सुना होगा एक, ये लैंग्वेज को भी जी रिफर करता है। ओके, तो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए आइए तीसरे प्रश्न पे, बताइए फटाफट, आप लोग बताते रहिए। एन इनकॉन्ग्रुअस इमिटेशन, इन इमिटेशन आप जानते हैं कि इनकॉन्ग्रुअस बेमेल। ओके, समझते जाइए थोड़ा सा। इमिटेशन अनुकरण इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ, ओके, इसमें सही विकल्प आपको चुनना है इनकॉन्ग्रुअस इमिटेशन, जिसमें हम लोग बेमेल, तर्कहीन, अतार्किक तरीके से जी जब इमिटेशन करते हैं किसी चीज का, किसी भी लिटरेरी वर्क का, तो उसको क्या कहा जाता है, पैरोडी, फार्स, ट्रेजेडी, बलेस्क। ओके, सही जवाब आपका है जी बलेस्क। ओके, अब आप जिन भी प्रतियोगी साथियों ने ना पढ़ा हो वो पढ़ सकते हैं। मैंने लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स के सेशन में बलेस्क को पढ़ा रखा है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। जिन भी प्रतियोगी साथियों ने ना पढ़ा हो वहां से पढ़ सकते हैं। चलिए फिलहाल ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, मुझे यहाँ आपको समझाना नहीं है ज़्यादा। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। मैं इसी तरीके की टेस्ट सीरीज है ना जी, ओके, यानी एमसीक्यूज आपको कराता रहूँगा और आपके यूट्यूब पर, एप्लीकेशन पर आपको ये लगातार जी मिल रहे हैं, ठीक है। ओके, बताइए जल्दी, बलेस्क लिटरेचर इज अ फॉर्म ऑफ, किसका जी ये फॉर्म है, यानी बलेस्क का जो बेसिक पर्पस होता है वो क्या होता है, कैसे होता है, अब यहाँ पे बताइए। में ज़्यादा हम बातें नहीं करेंगे उसके बारे में, क्योंकि बलेस्क आप लोगों को जी पढ़ाया जा चुका है। तो ये भी नहीं है जी, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यानी इसका मतलब क्या है, सटायर। ओके, मैं बताना चाहता हूँ कि इसका बलेस्क में एक प्रकार से जी सटायर का ही फॉर्म होता है। ओके, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आइए जी। ये सब जी प्रश्न आप लोगों के लिए लाए गए हैं क्योंकि ये प्रश्न बन चुके हैं, है ना। और इन प्रश्नों की बनने की, इन प्रश्नों की आने की एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। तो आप लोग इसको बताइए। एन अकेडमिक फिक्शन इज नोन एज, फिक्शन आप लोगों को पता होगा, फिक्शन आप जानते ही होंगे जी। ओके, आप कह लो नॉवेल, हिंदी में कह ले तो इसी को गल्प कथा कहा जाता है जी। ओके, और इसी को आप लोग कहते हैं जी काल्पनिक कहानी। ओके, फिक्शन बताइए। एकेडमिक फिक्शन इज नोन साइंस फिक्शन, रेडी रेकनर, चिकलिट,
ना जी, इसी को कहते हैं कैंपस फिक्शन। ओके, आगे बताइए। ये क्वेश्चन जी बेहद इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चेतन भगत 5 पॉइंट समवन इज एन इंस्टांस ऑफ, किसका उदाहरण है जी? ओके, चेतन भगत का, तो किसका है? स्पेस फिक्शन, इंजीनियरिंग फिक्शन, साइंस फिक्शन, कैंपस फिक्शन। तो ये नहीं है जी, ये नहीं, ये नहीं है। फटाफट आप अपने जवाब को, इस सब क्वेश्चन को ध्यान देते रहिए जी। कैंपस फिक्शन जो होते हैं जी, वो यूनिवर्सिटी और कॉलेज आदमी की एकेडमिक उनको जी कहा जाता है, एकेडमिक फिक्शन। ओके, आगे आप लोग ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। ओके, चलिए देखिए, कार्पे डीम, ध्यान दीजिएगा। ओके, प्रश्न को आराम से पढ़िए। कार्पे डीम इज अ लैटिन फ्रेज, इट्स मीन्स सीज द डे। ये जी प्रश्न बन चुका है, याद रखिएगा, यूपीटीजीटी 2021 में। ओके, 2021 में प्रश्न आ चुका है जी। ओके, सीज द डे, दिस फ्रेज इज टेकन फ्रॉम वन ऑफ द ओट्स द क्लियर फ्रॉम दिस ओट रंस दस। ओके, ये देखिए जी, आप इसको पढ़िए। दिस फ्रेज इज फ्रॉम द वुड, यानी पूछ रहा है कि कहाँ से जी लिया गया है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आप इसको, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, आपको याद रखना है कि कहाँ से लिया गया है जी, ये होरेस से। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि ये सब सारी चीज़ें जी आप लोगों को पढ़ाई जा चुकी हैं, इसलिए यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन देना वाजिब नहीं है जी, है ना। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। वन कैन प्रिडिक्ट द बिहेवियर ऑफ दिस कैटेगरी कैरेक्टर्स, सच कैरेक्टर्स आर। ओके, वो कौन से कैरेक्टर हैं जिनका प्रिडिक्शन किया जा सकता है? ठीक है, अब आप इसको बताइए। क्वेश्चन पूछने का एक अपना इसका तरीका है। तो कौन से कैरेक्टर हैं वो जी? राउंड की, डल की, एक्टिव की, वो फ्लैट। ओके, तो ये कौन से कैरेक्टर हैं जी जिसका प्रिडिक्शन किया जा सकता है? ओके, तो आप ये मानते हैं जी फ्लैट। ओके, अब आइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। चलिए बताइए। इट इज अ ग्रामेटिकल टर्म which refers to the inversion of word order from one class to another. Okay, it is chaos, inendo, chiasmus, pleonasm। सीधा जवाब आपका जी है chaosmus। अभी इसका उदाहरण भी आपको मिलेगा जी। ओके, आगे आप लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं आप लोग। ओके, कहते हैं वन शुड ईट टू लिव एंड नॉट टू ईट। ओके, देखिए जी यहाँ पे क्या है, यही है, ये पे अब इसको यहाँ पे उठा करके जी यहीं पे जी सेट कर दिया गया है। अब मैं क्यासमस आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, अब इसके बारे में ज़्यादा मुझे नहीं बताना है। आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। ओके, तो इस तरीके से जब कभी भी किसी फ्रेज में, किसी लाइन में सेटिंग की जाती है तो क्या होता है जी, क्यासमस का एग्जाम्पल है। ये भी नहीं है, भी नहीं है, भी नहीं है। ओके, आगे चलिए बताइए। सर्कमलोक्यूशन इज आल्सो नोन एज। ओके, सर्कमलोकेशन इज आल्सो नोन एज। ओके, ये भी नहीं है जी, ये भी नहीं है, पन भी नहीं है, पेन तो है, प्ले अपॉन वर्ड्स होता है, ये है पेरीफ्रेसिस। ओके, पेरीफ्रेसिस क्या है जी, मैं इसके बारे में आप लोगों को जी पढ़ा चुका हूं, ठीक है ना। आप लोग इसको देखिए, जानिए। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्लाइमैक्स इज द सीरीज ऑफ आइडियाज इन द ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस। देखिए जी, जब हम लोग एमसीक्यूज को हल करते हैं तो उसमें क्या हम लोगों को लाभ मिलता है, हम लोग ये समझ जाते हैं कि एक ही प्रश्न कितने पैटर्न पे और कितनी तरह से पूछा जा सकता है। नो डाउट आपने हो सकता है जी क्लाइमैक्स को पढ़ा है ना, लेकिन क्लाइमैक्स की क्वेश्चन को किस किस तरीके से वो पूछेगा। जब आप एमसीक्यूज करते रहते हैं, ज्यादातर प्रश्नों को अटेम्प्ट करते हैं, तो ये आपको समझ में आ जाता है कि हमें किस तरह से प्रश्नों का पैटर्न होगा। तो क्लाइमैक्स इज द सीरीज ऑफ आइडिया इन द। ओके, अब आप पूरा पूरा आपसे डेफिनेशन ही जानने की कोशिश कर रहा है। डिसेंडिंग, लोअर, ओवल, तो ये क्या है? असेंडिंग, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम। हिंदी भी बता देते हैं, बढ़ता हुआ क्रम। क्लियर? जैसे मैंने कहा भगदड़ में, हिंदी में समझा देते हैं जी, अंग्रेजी में भी बता देंगे।
भगदड़ में लोगों ने अपना जूता, है ना, अपना मोबाइल, ठीक है ना जी, ओके, अपना मोबाइल, अपनी कार, अपनी मोबाइल, अपना जूता, अपनी मोबाइल, ओके, और अपना जीवन खो दिया, अपना जीवन खो दिया। बताइए जूते से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है जी? मोबाइल, ओके, हो सकता है जी, है ना। और उसके बाद इसके ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? अपना जीवन, ओके। अब फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया ही लोस्ट, उसने खोया, ओके। और मैंने कहा हिज शूज, उसने अपना जूता खोया, ही और ही लोस्ट हिज शूज, क्लियर, ही लोस्ट हिज चिल्ड्रन, उसने अपने बच्चों को खोया, ही लोस्ट हिज वाइफ, उसने अपने पत्नी को खोया, ही लोस्ट हिज लाइफ, उसने अपना जीवन खोया। तो बताइए इसी तरीके से जो बढ़ता हुआ क्रम है मैं इसको पढ़ाया हूं, फिलहाल ज्यादा नहीं बताना, यही है। देखिए अब आपको समझा दिया गया कि उसने अपना जूता खोया, जूते से ज्यादा इंपॉर्टेंट जी क्या है कि उसने अपने बच्चों को खोया, बच्चों से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसके लिए पत्नी है जी, और उसके बाद ही लॉस्ट हिज लाइफ, ओके, उसने अपना जीवन ही खो दिया, खुद का जीवन जी, है ना, उसका इंपॉर्टेंट है उसके लिए ज्यादा। तो यही चीजें जी क्या कह रहा है, यही सब सारी चीजें क्या होती हैं? क्लाइमैक्स होती हैं, बढ़ता हुआ क्रम, जो उनका महत्व बढ़ रहा है जी, उनके महत्व को बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। देखिए टू गॉसिप इज अ फॉल्ट, टू लाइवल अ क्राइम, टू स्लैंडर अ सिन, द फिगर। देखिए अगर आपने मेरे एग्जाम्पल को भी समझा होगा तो समझ गए होंगे। कह रहा है गॉसिप यानी बकवास करना, इधर उधर की व्यर्थ की वार्ता करना, इज अ फॉल्ट, फॉल्ट का मतलब जी दोष है ना, ओके, यानी कि गलती है। टू लाइबल अ क्राइम, ओके, ये क्राइम को बढ़ाना है। टू स्लैंडर अ शिन, तो देखिए सब बढ़ते हुए क्रम में किसका उदाहरण है जी? अभी अभी मैंने आपको बताया कि क्या है जी? क्लाइमैक्स। और उसी का उल्टा कर दें तो एंटी क्लाइमैक्स है ही नहीं जी, पन है, आर्नी नहीं है, ओके, समझिए हर चीज। चलिए ओके, ध्यान देते हैं। अब मैंने कहा कोलिक्वलिज्म रिफर्स टू द यूजेस ऑफ, क्लियर, आप जानते होंगे कोलिक्वलिज्म जो होती है, यानी कोलिक्वलिज्म क्या है जी? इनफॉर्मल और एवरीडे लैंग्वेज इन लिटरेचर। जैसे मैंने कहा इसी का मतलब होता है जी कोलिक्वल लैंग्वेज, आप जानते होंगे इसी को हम लोग कहते हैं अनौपचारिक, है ना, ओके, अनौपचारिक जो भाषा होती है, ठीक है ना, इनफॉर्मल लैंग्वेज, इनफॉर्मल लैंग्वेज, इनफॉर्मल लैंग्वेज क्या है जी? यानी ऐसी भाषा जो बातचीत के लिए, बात व्यवहार के लिए जी सही हो, लेकिन वो लिखने पढ़ने में यानी फॉर्मली आप यूज नहीं कर सकते। उदाहरण से समझ जाइए, जैसे अपने बैंक में आपने खाता खुलवाया और कहते हैं कि आप इसमें नॉमिनी बनाइए, तो आपने लिखा कि मिस्टर दिनेश कुमार, तो कहते हैं कि दिनेश कुमार कौन है? तो मैंने कहा कि दिनेश कुमार मेरा लड़का है। तो मैंने कहा कि रिलेशन लिखो, तो मैंने लिख दिया पिता और लड़का, यानी पुत्र को लड़का कहा जाता है लेकिन लड़का लिखा नहीं जाता है जी, तो वहां पे आपको लिखना पड़ेगा पिता और पुत्र। जैसे मैंने कहा कि सब मेरे कोचिंग के बच्चे हैं, तो ये सब मेरे कोचिंग के बच्चे हैं, तो विद्यार्थियों को मैं बच्चा कहता हूँ, उन्हें बच्चे कहते हैं। मैं लड़का कहता हूँ, लड़कियां कि मेरी कोचिंग की लड़कियां हैं, मेरी कोचिंग के लड़के हैं। तो ये बोलचाल में मैं विद्यार्थियों को लड़का लड़की कह रहा हूँ और एक्सेप्ट भी किया जा रहा है, लेकिन मैं उन्हें कहीं नहीं लिख सकता कि वो मेरी कोचिंग के लड़के हैं, मेरी कोचिंग के लड़कियां, मैं उन्हें लिखूंगा वो मेरी कोचिंग के छात्र हैं, छात्राएं, स्टूडेंट्स हैं, राइट। तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ओके, तो इसी चीज को हम लोग कहते हैं अनौपचारिक भाषा, ठीक है ना। जैसे आपके पिताजी आपको क्या कहते हैं कि मेरा लड़का है, ठीक है ना, पुत्री है तो उसको कहते हैं मेरी लड़की है, ठीक है ना, ओके। जैसे कोई कह रहा है कि मुझे अपनी बहन के लिए, अपनी बेटी के लिए मुझे कोई लड़का बताओ, शादी करना है, तो कोई लड़का बताओ, शादी करना है, तो लड़का ना बताओ जी, ओके, उसको वहां पे शुद्ध कहा जाएगा हिंदी में वर बताइए, और इंग्लिश में कहेंगे कि उसके लिए एक सुटेबल मैच बताइए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग इस बात को जान गए कि नहीं? ओके, जैसे मैं लिख रहा हूं
कि अ किंग हैड 4 डॉटर एंड ही वाज इन सर्च ऑफ सुटेबल बॉय। तो द किंग वाज इन सर्च ऑफ सुटेबल बॉय नहीं जी, द किंग वाज इन सर्च ऑफ सुटेबल मैच ना, कि राजा जो होते हैं उपयुक्त वर की तलाश में थे। ठीक है ना, समझ गए होंगे। फिलहाल मैंने बहुत अच्छे समझाया है, आप लोग इसे पढ़िएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। द मर्चेंट ऑफ वेनिस मेजर फॉर मेजर ऑल वेल दैट एंड्स वेल एंड द विंटर्स टेल आर, ये सब क्या है जी? ये लास्ट कॉमेडीज ऑफ शेक्सपियर, लास्ट कॉमेडीज, लास्ट लाइट कॉमेडीज ऑफ शेक्सपियर, लास्ट कॉमेडीज ऑफ शेक्सपियर, डार्क कॉमेडीज ऑफ शेक्सपियर, नाइट कॉमेडीज ऑफ शेक्सपियर। तो ये सब क्या है जी? शेक्सपियर की क्या है? डार्क कॉमेडीज ऑफ शेक्सपियर हैं जी। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं हम लोग। राइट, ओके, चलो ध्यान देते हैं। चलिए, ओके। शेक्सपियर्स लव्स लेबर लॉस्ट एंड मच एडो अबाउट नथिंग और द अर्ली एग्जांपल ऑफ, ये किसके उदाहरण है जी? कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, कॉमेडी ऑफ इंट्रिग्स और ट्रैगी कॉमेडी। तो किसके उदाहरण है जी? ये है कॉमेडी ऑफ मैनर्स। ये सवाल भी जी कॉमेडी ऑफ मैनर्स, फटाफट आप लोग जुड़िए रहिए। ये 2021 में जी सवाल बन चुका है। ठीक है, ओके, पूछा भी गया था। ये सवाल नहीं था जी ना, इसी पैटर्न का पूछा गया था कि शेक्सपियर का लव लेबर लॉस्ट जी क्या है। तो उसमें विकल्प जो सही था, जो ऑप्शन सही था, वो वो था, क्या था जी? ओके, कॉमेडी ऑफ मैनर्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर। हम सोचते हैं जी कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना होने पाए, क्योंकि बहुत से प्रतियोगी साथी जो ये कभी कभी कंप्लेंट भी करते हैं कि नहीं सर वीडियो लंबा हो जा रहा है। राइट, जल्दी बताइए। विच कॉमेडी इन्वॉल्व्स अ थीम ऑफ लव विच रिजल्ट्स इन अ हैप्पी कंक्लूजन। ओके, कि वो जो कॉमेडी होती हैं जिनमें प्रेम पे आधारित होता है और जिनका हैप्पी कंक्लूजन होता है, मिलन भी होता है, ये कौन होती है? सेंटिमेंटल कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ मैनर, नॉन ऑफ दी, जिसमें कौन है जी? रोमांटिक कॉमेडी। ओके, जो कि आप देखते होंगे शेक्सपियर की हैं जी ना। ओके, चलिए आगे ध्यान देते हैं हम लोग। बताइए क्वेश्चन नंबर 18, बताइए। कहते हैं दिस टाइप ऑफ कॉमेडी or incorporates scenes with the extreme emotions, it evokes excessive pity, it is popular among the middle class audience in the 18th century। यानी 18वीं शताब्दी में पॉपुलर थी और क्या जागृत करती थी जी? एक्सेसिव पिटी। कौन से भाव को? दया के, करुणा के भाव को जी जागृत ये करती थी, है ना। जब करुणा का भाव जागृत होगा, दिमाग लगाइए आप अपना। ओके, जब एक करुणा का भाव जागृत करती थी। करुणा क्या है? ये भावना है। तो जैसे भावना आप समझ जाइए, तुरंत आपका दिमाग काम कर जाना चाहिए कि सेंटिमेंटल कॉमेडी की बात हो रही है। ठीक है ना जी। ओके, जब कोई भी भावनाएं प्रधान होंगी, जब भावनाओं को जागृत किया जाएगा, नो डाउट वो सेंटिमेंटल कॉमेडी है। ठीक, ऐसे ही अगर आप लोगों को अपना दिमाग लगा लेना चाहिए। ओके, बहुत बार आप सुनते होंगे कॉमिक रिलीफ। कॉमिक रिलीफ का मतलब क्या होता है? व्हाट इज फंक्शन ऑफ कॉमिक रिलीफ? ओके, फॉर व्हाट पर्पस कॉमिक रिलीफ इज इंट्रोड्यूस्ड इन अ प्ले। किस पर्पज से कॉमिक रिलीफ को इंसर्ट किया जाता है, कॉमिक रिलीफ को इंट्रोड्यूस किया जाता है? यानी कॉमिक रिलीफ का जो होता है वो उद्देश्य क्या है, किस पर्पज के लिए वो जी प्रयोग किया जाता है, यही सवाल आपसे पूछा जा रहा है। राइट, कॉमिक रिलीफ करता क्या है? देखिए, जब ट्रेजेडी देखते देखते लोगों का दिमाग भारी हो जाता है, लोग चिंताग्रस्त हो जाते हैं, विषादग्रस्त होने लगते हैं, तो उनको थोड़ा मनोरंजन करने के लिए, उनको हंसाने के लिए जी थोड़े से कॉमिक सीन डाल दिए जाते हैं, और इसीलिए उसमें कॉमिक करेक्टर को भी रख दिया जाता है, ताकि लोगों को जो ट्रेजिक उनका इफेक्ट है उससे थोड़ा उनको रिलीफ मिल सके। तो वही चीजें कह रहा है। देखिए, एन इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमिक करेक्टर, जो कॉमिक करेक्टर है और स्पीच का इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, आर सीन इन अ सीरियस और ट्रेजिक वर्क। जब सीरियस होते हैं और ट्रेजिक वर्क होते हैं, उसमें कॉमिक करेक्टर्स को, कॉमिक स्पीच को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, तो उसी चीज को क्या कहा जाता है जी? कॉमिक रिलीफ। विकल्प ए ही जी सही है ना, बाकी ये सब जी सही नहीं है। ओके, समझ गए कि नहीं आप मेरी बात को? फिलहाल आप समझते होंगे, लेकिन समझने के साथ साथ आप अपनी स्पीड को भी जी बढ़ाइए। फटाफट आप बताइए, इसको सही बताइए।
a fanciful image or startling comparison, okay, is known as। तो क्या होता है, आइडेंटिटी ना जी, इमेजरी ना जी, मेटाफर नहीं जी, इसका सही विकल्प क्या है, बी। ओके, 21 नंबर क्वेश्चन पे आप आइए और बताइए, इट इज एन इलेबोरेट मेटाफर, इट कंपेयर्स टू स्टार्टलिंग डिफरेंट थिंग, इट इज अ। ओके, तो क्या है, ये सिंबल है, स्टाइल है, पैराडॉक्स नहीं जी, ये कंसीट है। ओके, अब आइए बताइए आप हमें, कहते हैं कॉन्ग इज अ सैड पोएम ऑफ डेथ, अ जॉयफुल पोएम ऑफ बर्थ, अ लिरिक पोएम ऑफ फेयरवेल, नन ऑफ दिस। सही जवाब इसका जी क्या है, सी। क्वेश्चन को पकड़ते रहिए जी, बिल्कुल आराम से। अब बताइए, व्हाट टर्म इज यूज्ड फॉर अ वर्ड व्हेन इट सजेस्ट बियॉन्ड इट्स सरफेस डेफिनेशन। ओके, तो जब कोई अपने सरफेस डेफिनेशन से और ज्यादा अर्थ देता है ना, बता रहा है जैसा कि इसमें इट सजेस्ट बियॉन्ड इट्स सरफेस डेफिनेशन, तो आप हमें बताइए जी क्या होता है, कनोटेशन। आप शब्द को इसको जानिए जी। ओके, इसका मतलब होता है, ओके, कनोट। जब कहते हैं एक शब्द होता है जब एक से ज्यादा अर्थ देता है, जो उसका एक सरफेस मीनिंग है ना, उससे ज्यादा वो अर्थ देता है, यानी अ वर्ड गिविंग सेवरल मीनिंग, अ वर्ड गिविंग सेवरल मीनिंग, जिसके कई अर्थ होते हैं, जिसके इम्प्लाइड जो मीनिंग होते हैं वो भी होते हैं, तो आप उसी कनोट से जी कनोटेशन बना है, ठीक है। ओके, आगे बताइए। ओके, कॉरिजेंडम। अब कॉरिजेंडम क्या है जी, ओके, कॉरिजेंडम आप देखते होंगे कि इसका मतलब ही होता है जी शुद्धि पत्र। क्या होता है, शुद्धि पत्र। अब मैं इसको बताता हूं क्या होता है कॉरिजेंडम। कॉरिजेंडम का मतलब ही क्या हुआ जी, शुद्धि पत्र। पहले जैसे किताब वगैरह छपती थी, तो उसमें अगर कहीं भी जी छपने में त्रुटि रह जाती थी, जो छपने में त्रुटि होती है आप उसको समझते ही होंगे, एरर इन प्रिंटिंग, इरेटम, और इसका प्लूरल जो हो गया वो जी इरेटा। तो जो इरेटम और इरेटा हुआ करते थे, यानी उनमें त्रुटियां होती थी, है ना, छपाई में, तो उनके नीचे किताब के एक अंत में एक पेज जोड़ दिया जाता था, जिसको नाम दिया जाता था कॉरिजेंडम, यानी कि शुद्धि पत्र, है ना। फिर इन्हीं शब्द को दे दिया रहता था कि हाँ जी ये गलत है और ये चीज जी सही है। समझ गए होंगे शॉर्ट में, तो उसी को कॉरिजेंडम कहा जाता है। तो उसी को क्या है यहाँ पे, टू करेक्ट, ये नहीं ये नहीं ये नहीं है जी। ओके, समझ गए होंगे एक एक बात को आप लोग। थोड़ा हम भी सोच रहे हैं कि आपको जल्दी से इसे पूरा करा दिया जाए। ओके, बताइए, एन अनएक्सपेक्टेड एंड सेंसेशनल टर्म इन अ प्ले इज नोन एज। ओके, है ना। अब इसका मतलब मेलोड्रामा भी नहीं होता जी, एमिनिशियो नहीं होता, नन ऑफ दिस। सही क्या है जी, है ना, कूडी थिएटर। ओके, सेंसेशनल जो टर्न होता है ना, इसको हम लोग जी कहते हैं। ओके, आगे बताइए, क्वेश्चन नंबर, ओके, 26, डिनोटेशन। कहते हैं द एक्सेप्टेड मीनिंग, एक मिनट जी, देखिए, द एक्सेप्टेड मीनिंग ऑफ, चलिए, तो इसका क्या मतलब हुआ जी, 26, आगे 27। ओके, प्राइमरी मीनिंग ऑफ अ वर्ड इज नोन एज। तो ये क्या है जी, ये पहला ही है, आप वही चीजें तो मैं कह रहा हूं, डिनोटेशंस, डिनोटेशंस। तो इसका मतलब क्या होता है जी, ये प्राइमरी मीनिंग। चलिए, 28 क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। एनी वर्क ऑफ लिटरेचर विच सेट्स आउट टू इंस्ट्रक्ट अ कॉल्ड इज कॉल्ड। ऐसा लिटरेरी वर्क जो लोगों को शिक्षा देने के लिए, उनको इंस्ट्रक्ट करने के लिए जी किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं। ओके, बताइए, बताइए। ये है जी, ओ सॉरी, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये है डिडैक्टिक। डिडैक्टिक का मतलब हो गया जी शिक्षाप्रद। ओके, जैसे हमने कहा दिस स्टोरी इज डिडैक्टिक। ओके, द डिडैक्टिक स्टोरी, डिडैक्टिक स्टोरी का मतलब शिक्षाप्रद कहानी, है ना, शिक्षात्मक कहानी, स्पेशली मॉरल टीचिंग, ठीक है ना, जो आपको एक नैतिक सबक जी सिखा रही हो, नैतिक पाठ पढ़ाने वाली हो, उसी को तो कह रहे हैं एनी वर्क ऑफ लिटरेचर which sets out to instruct is called didactic. ओके, बताइए, डज।
तो डज क्या है जी? ओके, अ सॉन्ग ऑफ डेडिकेशन, अ सॉन्ग ऑफ मैरिज, सॉन्ग ऑफ मैरिज नहीं है जी, ये तो हमने आपको पढ़ा चुके हैं, ये तो जी आपका ये है, ठीक है ना। ओके, और अ सॉन्ग ऑफ ग्रीफ, अ सॉन्ग ऑफ लॉन्गिंग नहीं जी, ये है सॉन्ग ऑफ ग्रीफ, दुख का गीत है ना, ना ठीक है ना। ओके, आगे बात करते हैं। अ कॉमिक वर्स ऑफ इरेगुलर मेजर इज, जो एक कॉमिक वर्स होती है, कॉमिक छंद रचना होती है जी ऑफ इरेगुलर मेजर। ओके, तो कौन सा होता है जी? कॉमेडी, ट्रेजेडी, फार्स, डॉगरेल। ओके, सही विकल्प आपका जी डॉगरेल है, ठीक है ना। देखिए प्रतियोगी साथियों, अब हम लोग आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, है ना। और इसी तरीके की एमसीक्यूज आप लोगों को कई कराई गई हैं जी, है ना, जिसमें वन लाइनर क्वेश्चन भी आपको यूट्यूब पर मिलेंगे। आप यूट्यूब चैनल को मेरे जी सब्सक्राइब करिए, आप मेरी एप्लीकेशन पे भी जा सकते हैं, वहाँ भी आप लोगों को टेस्ट सीरीज वगैरह वहाँ पे भी है ना। तो आप इस तरीके से जुड़ने की कोशिश करिए और चैनल को जी सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने मित्रों के साथ जी शेयर भी कर दीजिए, है ना। तो अगली सीरीज में हम आपके साथ जी फिर से उपस्थित होंगे, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।